बात सोहनपुर नामक गांव की है, जहां पर रामू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी काव्या के साथ रहता था। रामू के घर में उसकी एक बूढ़ी माँ और 2 बच्चे थे। बेटे का नाम टोनी और बेटी का नाम सोनी था। रामू मछलियाँ पकड़कर बेचा करता था। उसके घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला करता था। गांव में एक ही तालाब था, जहां से बहुत सारे मछुआरे मछलियाँ पकड़ते थे। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था और गर्मियाँ बढ़ने के साथ साथ तालाब में मछलियों की कमी होती जा रही थी। रामू अपने घर आया और हताश होकर अपनी पत्नी काव्या से बोला, काव्या, तुम्हें पता है, आज भी मुझे बहुत कम मछलियाँ मिली थी। तालाब में इसलिए कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाए। जो कुछ भी पैसे मिले हैं, यह आटा और थोड़ी धनिया और मिर्ची ला दी है। बस अब तुम चटनी बना लो और आटे से रोटियां बना लो, हम वहीं खा लेंगे। सोच रहा हूँ कि कल थोड़ा जल्दी जाऊँ तालाब पर, शायद थोड़ी मछलियाँ मिल जाए। रामू की बूढ़ी माँ रामू की बात सुन रही थी और वो रामू से बोली, अरे बेटा, तू इतना परेशान क्यों होता है? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तू बस ऐसे ही मेहनत करता रह। अभी तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ माँ, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अरे बेटा, ऐसे मायूस नहीं होते, भगवान सबके लिए है, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है कि माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है और अच्छे बुरे दिन तो जीवन का हिस्सा है। आप ज़्यादा परेशान मत होइए, मैं जल्दी से खाना बना कर लगा देती हूँ। सभी लोगों ने बैठकर खाना खाया। फिर अगले दिन रामू थोड़ा जल्दी उठकर मछलियाँ पकड़ने के लिए निकल गया, इस आस में कि वह जल्दी जाएगा तो उसे मछलियाँ मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि और भी कई सारे मछुआरे मछलियाँ पकड़ने के लिए सुबह सुबह जल्दी वहाँ उपस्थित थे। तभी एक मछुआरा किसान रामू के पास आया और उसके पास आकर बोला, रामू भाई, कितनी भी जल्दी आ जाओ, मछलियाँ तालाब में कमी है तो ज़्यादा भला कहाँ से मिलेगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह तालाब छोड़कर हमें कोई और तालाब देखना होगा मछलियाँ पकड़ने के लिए। हाँ किसान, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो पता है कि आसपास के सभी गांव में बस एक ही तालाब है। हाँ भाई, वो भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो हमें मछलियाँ पकड़ना छोड़कर कोई और काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर किसान अब वहाँ से चला गया। रामू ने भी अपना जाल पानी में डाल दिया, लेकिन उसके जाल में भी 3-4 मछलियाँ ही फंसी थी। वो बहुत निराश था। मायूसी के साथ वो बाजार गया और उन्हें बेचकर जो भी उसे पैसे मिले उससे अपने घर के लिए दाल चावल खरीद कर ले आया और अपनी पत्नी को थमाते हुए बोला, आज भी बस इतना ही मिला है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तभी रामू की बेटी सोनी बोली, ये क्या पिताजी, आज भी हमें बस रूखी सूखी ही खानी पड़ेगी। अच्छा खाना खाए हुए तो कितने दिन बीत गए हैं। उसकी माँ सोनी को बीच में रोकती हुई बोली, सोनी, तुम आजकल बहुत बोलने लगी हो, चलो चुपचाप से खाना खा लो, तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी है। अपने पिताजी से बात करने की तमीज़ खो चुकी हो तुम। रामू समझ रहा था कि भगवान सिर्फ सोनी को चुप करवाने के लिए ऐसा कह रही थी ताकि रामू ज़्यादा परेशान ना हो। भावना ने जल्दी से दाल चावल बनाए तो सभी ने खाना खाया। उसके बाद रामू अब अपनी माँ के पास गया और उनके पैर दबाते हुए उनसे बोला, माँ, कभी कभी तो मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो जाता हूँ। भगवान जाने मेरी गरीबी कब दूर होगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे पिताजी का और मेरा दोनों का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। आज नहीं तो कल सब अच्छा ही होगा। बस तू निराश को अपने
गले से मत लगने दे। हाँ माँ, बस तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे हौसला देती है कि आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाएगा। रामू अपनी माँ की गोद में सर रखकर आराम करने लगा। बूढ़ी माँ भी रामू के सर पर हाथ फेरने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, रामू जब घर आया तो उसकी पत्नी काव्या ने उसे बताया, अजी सुनते हैं माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हमें उन्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। यह सुनकर रामू बहुत परेशान हो गया और बोला, काव्या तुम तो जानती हो कि मैं 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। अब माँ का इलाज कैसे कराऊंगा। अजी आप इतनी चिंता मत करो, मैं पड़ोस वाली शीला दीदी से 500 रुपये मांग कर लाई हूँ। यह रहे 500 रुपये, आप जाओ और माँ जी का इलाज करवाओ। बड़े बूढ़ों का सर पर साया होना बहुत ज़रूरी होता है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी हो। रामू वो पैसे लेता है और अपनी माँ का इलाज करवाता है। इसके बाद दवाई लेकर रामू घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ ये लो दवाइयाँ और समय पर खा लेना। बेटा तुम लोगों को मेरे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जीवन तो लगभग पूरा हो चुका है। मैंने सुना है कि काव्या पड़ोस से उधार मांग कर यह पैसे लाई है मेरे इलाज के लिए। तुम लोग मेरे लिए इतना परेशान मत हो बेटा। परेशानी की क्या बात है माँ, तुम हमारे लिए बहुत महत्व रखती हो। तुम्हारे जीवन में बड़ा हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। अब चलो, ज़्यादा समझदारी मत दिखाओ, बल्कि यह दवाइयाँ खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। रामू की माँ रामू के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है और दवाई खा लेती है। फिर रामू की माँ सो जाती है। सुबह के लगभग 11 बज चुके थे। काव्या को उसे बोलती है, सोनी बेटा, दादी अब तक उठकर कमरे से बाहर नहीं आई है। जरा तू जाकर देख तो कि दादी अभी तक क्यों नहीं उठी है। उन्हें जाकर बाहर ले आ और बेटा तब तक मैं सब लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर दादी को लेकर आती हूँ। सोनी दादी के कमरे में जाती है तो देखती है कि दादी आंखें बंद करके सो रही थी। सोनी उन्हें बहुत जगाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी दादी नहीं जागती। उठो दादी माँ, जल्दी उठो दादी माँ, बहुत देर हो गई है। माँ तुम्हें बुला रही है। आप ही तो बोलते हो कि अच्छे लोग ज़्यादा देर तक नहीं सोते, सुबह उठना अच्छा होता है। दादी माँ उठो ना दादी माँ। जब सोनी के बहुत उठाने पर भी उसकी दादी नहीं उठती तब वो अपनी माँ से आकर कहती है, माँ दादी माँ तो उठ ही नहीं रही है। मैंने उन्हें बहुत जगाया। काव्या माँ जी के कमरे में जाकर देखा तो उनका देहांत हो चुका था। माँ जी, रामू ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। अब रामू जब भी अपने घर में बैठा होता तो अपनी माँ के कमरे को देखकर बहुत दुखी होता। एक दिन रामू काव्या से बोला, काव्या मुझे इस कमरे को देखकर माँ की बहुत याद आती है। ऐसा करो कि इस कमरे को बंद कर दो। हाँ जी, आप सही कहते हैं, मैं भी इस कमरे को बंद कर देती हूँ। इस कमरे को देखती हूँ तो माँ जी की बहुत याद सताती है। फिर काव्या उस कोठरी को बंद कर देती है। रामू की माँ के देहांत को लगभग 1 महीने का समय बीत चुका था। रामू के हालत अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे और वह परिस्थितियों से जूझ रहा था। एक दिन रामू काव्या से बोला, काव्या मुझे लगता है कि मुझे अब मछली बेचने का काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि इससे तो अपना घर भी नहीं चल पा रहा। मुझे कुछ और काम करना चाहिए। हाँ जी, मैं भी आपको यही कहना चाहती थी। अगले दिन रामू अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकलता है। वह कई जगह काम तलाशता है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वो अपने घर की तरफ निराश होकर लौट रहा था। तभी उसे
किशन दिखाई देता है जो एक किराने की दुकान पर बैठा हुआ था। किशन ने जैसे ही रामू को देखा तो उसे आवाज़ लगाई, रामू भाई, अरे ओ रामू भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बताओ किशन भाई, मैं अपने लिए काम ढूंढने गया था लेकिन मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है। रामू भाई, मछलियाँ तो अब कोई फ़ायदा नहीं रहा, इसलिए मैंने भी मछलियों का काम छोड़कर सेठ जी की दुकान पर काम कर लिया है। अब मैं यहीं काम करता हूँ, ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है किशन भाई, अच्छा अब मैं चलता हूँ। उसके बाद रामू घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और बोला, काव्या, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं अब क्या करूं। हाँ जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, परंतु इतना मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं। हाँ हाँ काव्या, बताओ। अजी, अब मैं अपने मायके में थी तो बहुत अच्छे समोसे बनाया करती थी। सारे मोहल्ले वाले को मेरे हाथ के समोसे बहुत पसंद थे। अगर आप कहते हो तो मैं घर से समोसे बनाकर दे दिया करूँगी और आप उन्हें तलकर बेच दिया करना। वैसे भी हमारे पूरे गांव के अंदर कोई समोसे की दुकान नहीं है। आपके समोसे बहुत बिकेंगे, बस हमें एक कोशिश करने की देर है। अगर आप कहें तो हम यह कोशिश कर सकते हैं। बिकेंगे या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता काव्या, लेकिन ठीक है, तुम मुझे समोसे बना कर दो और मैं उसे बेच कर देखता हूँ। लेकिन काव्या, उसमें भी तो एक सवाल है। हमारे पास समोसे की दुकान खोलने के लिए तो पैसे ही नहीं है। हम समोसे की दुकान कैसे खोलेंगे? और तुम तो जानती हो गांव में कोई उधारी भी नहीं देता। हाँ जी, यह आपने बिल्कुल पते की बात कही है। फिर काव्या थोड़ी देर सोचती है और कहते हुए बोलती है, अजी, आपको याद है जब मैं दुल्हन बनकर नई घर में आई थी तो माँ जी ने मुझे अपना मंगलसूत्र उतार कर दिया था। वो मंगलसूत्र अभी भी मेरे पास जैसा का तैसा रखा है। ऐसा करते हैं, हम उसे बेच देते हैं और उसी से समोसे की दुकान शुरू कर देते हैं। नहीं काव्या, वो माँ जी की आखिरी निशानी है, हम उसे नहीं बेच सकते। उस मंगलसूत्र में माँ का आशीर्वाद भी तो है। वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए एक दुकान खुलवाई जाए। आखिर हमारे बेटे और बेटी के बारे में भी तो सोचना है। और हो सकता है माँ का आशीर्वाद इसलिए अभी तक मेरे पास रखा हो कि वो आपके काम आ जाए। और इस तरह काव्या जिद करके अपना मंगलसूत्र बेच लिए देती है। रामू मंगलसूत्र बेचकर समोसे के लिए आलू की बोरी, तेल, मसाले, कढ़ाई, सारी चीज़ें खरीद कर ले आता है और काव्या से कहता है, देखो काव्या, मैं सारा सामान ले आया हूँ, बस तुम मुझे समोसे बना कर दे दो और मैं तल कर बेचता हूँ। तब तक मैं किराए का ठेला लेकर आता हूँ। रामू ठेला लेने के लिए चला जाता है। इधर काव्या ने सारी चीज़ें किचन में जमाई और समोसे बनाना शुरू कर दिया। रामू ने समोसे की दुकान लगाई और आवाज़ लगाने लगा, समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे, एक बार खाकर देखो मेरे गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे। बड़ी मुश्किल के बाद इक्का दुक्का ग्राहक की रामू के समोसे खाने आ रहे थे। रामू को यह देखकर बहुत चिंता हो रही थी। रामू जब शाम को घर पहुंचता तो काव्या से बोला, काव्या, जिस तरह से मेरे समोसे की दुकान चल रही है वैसे तो लगता है निकालना बड़ी मुश्किल हो रहा है। मेरे समोसे कोई खा ही नहीं रहा, बस इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं। इस तरह घर का खर्च कैसे चलेगा? कोई बात नहीं जी, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। काव्या ने सब्र करना चाहिए। भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लगभग एक हफ्ता बीत चुका था और अभी भी रामू की दुकान का वही हाल था कि इक्का दुक्का ग्राहक ही आया करते थे। एक दिन रामू
को घर आया और बोला, काव्या, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मैं माँ की कोठरी में बैठता हूँ। रामू ने कोठरी खोली और माँ के पलंग पर जाकर बैठ गया। उसके बाद रामू को नींद आ गई। सपने में उसे अपनी माँ नजर आई, जिसकी गोद में वह सोया हुआ था, और रामू की माँ उसे कह रही थी, रामू बेटा, मायूस मत हो, मेरी आत्मा इसी कोठरी में रहती है। तुम्हारे पिताजी के आशीर्वाद से मेरी आत्मा को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त है। तुम ऐसा करो कि समोसे की बोरियां यहाँ लाकर रखो, और बाकी का सामान भी तुम देखना, तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी, और तुम्हारे समोसे की बोरियां से आलू कभी खत्म नहीं होने देगी। तुम्हारी यह माँ। रामू जैसे ही जागा, उसने काव्या को सारी बातें बताई, और काव्या ने आलू की बोरी, बचा हुआ सामान और पैसे सब कुछ ले जाकर कोठरी में रख दिया। अगले दिन रामू ने जब समोसे की दुकान लगाई तो एकदम से उसकी समोसे की दुकान पर समोसे खाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। शाम तक रामू के सारे समोसे खत्म हो गए। रामू बहुत खुशी से घर आया और काव्या से बोला, और अब रामू ने अपने ठेले की जगह एक रेस्टोरेंट बना लिया था, जहाँ पर समोसे साथ साथ जलेबी, मीठी दही और बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। रामू के समोसे की दुकान दिन पर दिन मशहूर होती जा रही थी। तुम्हें पता है काव्या, आज मेरे साथ समोसे बिक गए, बल्कि समोसे कम पड़ गए थे। काव्या भी यह सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर वो लोग कोठरी में गए तो देखा कि कोठरी में आलू की बोरियां भरी पड़ी थी, और समोसे तले का तेल भी बिल्कुल उतना ही था जितना पहले था। वो समझ गए कि इसके पीछे उनकी माँ का आशीर्वाद है। लगभग 1 महीना बीत चुका था। रामू की दुकान दिन पर दिन बहुत अच्छी चलती जा रही थी। रामू को पता नहीं था, लेकिन आते जाते किशन रामू की चलती हुई दुकान को देखकर बहुत जल भुन रहा था। एक दिन किशन अपने मन में बोला, बताओ भला, कल तक इस रामू के पास काम नहीं था और इसके घर पर खाने के भी लाले थे। इसने समोसे की दुकान क्या खोली? यह तो पैसे छाप रहा है। इसकी समोसे की दुकान पर रोज इतनी भीड़ रहती है। समझ नहीं आता लोगों को इसके समोसे इतने क्यों पसंद आ रहे हैं। चलो आज मैं भी एक खाकर देखता हूँ। किशन रामू के दुकान पर जाता है और रामू से कहता है, अरे रामू भाई, मेरे लिए भी 2 समोसे लगा देना। हाँ हाँ किशन भाई, क्यों नहीं। किशन ने रामू के समोसे खाए और मन ही मन बोला, ऐसा भी कुछ खास नहीं है इन समोसे में। जरूर है कि कोई जादू टोना कर रहा है, इसकी वजह से इसके समोसे इतने बिक रहे हैं। और ऐसा सोचकर किशन वहां से चला गया। अब किशन रोज रामू के समोसे को बिकते हुए देखकर मन ही मन उड़ता रहता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रामू के समोसे खूब बिकते रहे। लगभग 6 महीने का समय बीत चुका था। शाम को पंचायत बिठाई गई। मुखिया ने पंचायत में वीणा मौसी को बुलाया और बोला, आस पास के गांव के लोग भी उसके यहाँ समोसे और जलेबी और दूसरी तरह के पकवान खाने आया करते, लेकिन यह बात किशन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन किशन रामू के घर के सामने से जा रहा था। तभी उसने रामू को अपनी पत्नी से बात करते सुना, तो वो खिड़की की छुप कर सुनने लगा। काव्या, अगर इसी कोठरी में माँ का आशीर्वाद नहीं होता और इस कोठरी में हमारी सारी चीज़ें रखने से वह ख़त्म नहीं होती, तो शायद आज इतना बड़ा बिजनेस हम खड़ा नहीं कर पाते। हाँ जी, सब माँ का आशीर्वाद और आपके पुण्य कर्मों का प्राप्त है। यह सब सुनकर किशन सारी बात समझ गया और अपने मन ही मन बोला, अच्छा, तो रामू की कामयाबी का यह राज है। रामू अपनी माँ की कोठरी के कारण कामयाब हो रहा है, तो ठीक है, मैं इस कोठरी में ही आग लगा देता हूँ। ना कोठरी रहेगी और ना ही रामू का कामयाब होगा। अगले दिन
किशन ने रात को चोरी से रामू की कोठरी में आग लगा दी और चुपचाप वहां से भाग गया। रामू की कोठरी धू धू करके जलने लगी। रामू अपने दोनों बच्चों को और पत्नी के साथ बाहर आ गया। तब तक सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। मुखिया जी रामू के पास आए और बोले, अरे भाई रामू, तुम्हारा सारा घर तो जल गया। ऐसा करो, अभी तुम मेरे घर चलो और फिर सुबह सोचना कि क्या करना है। मुखिया जी रामू को लेकर अपने साथ घर चला गया। दूसरे दिन मुखिया कहीं घूमने गया था। जब वो वापस आया तो वो रामू से बोला, अरे भाई रामू, यह पता चल गया है कि तुम्हारे घर में आग किसने लगाई है। आज शाम को पंचायत है, तुम उस पंचायत में आ जाओ। मैं वहीं बताऊंगा कि आग किसने लगाई है। हाँ वीणा मौसी, जरा आप बताओ तो कि अपने क्या देखा था, किसने रामू के घर में आग लगाई थी। मुखिया जी, अक्सर मेरे घर अगर कोई चीज़ खत्म हो जाती तो मैं भगवान के घर से ले आती हूँ। कल रात भी मेरे घर पर आटा खत्म हो गया था। मैं आटा लेने के लिए रात को रामू के घर जा रही थी। तभी मैंने देखा कि एक आदमी अपने हाथों में पेट्रोल और मिट्टी का तेल लेकर उधर जा रहा था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ बोल पाती, उसने मिट्टी का तेल रामू के घर पर छिड़क दिया और आग लगाकर भागने लगा। मैं जोर जोर से चिल्लाई, कौन है, अरे कौन है। मेरी आवाज़ सुनकर उस आदमी ने पलट कर देखा और मैंने उसका चेहरा देख लिया। मुखिया जी, वो किशन ही था। क्यों भाई किशन, तुम्हें कुछ कहना हो तो बताओ। किशन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो शर्मिंदा था क्योंकि उसका भेद सबके सामने खुल चुका था। तब मुखिया बोला, तो ठीक है, किशन को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं मुखिया जी, मुझसे गलती हुई है। मुझ पर दया कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। रामू, मुझे माफ़ कर दो। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। अगर मैं जेल चला गया तो उनका खर्च कौन उठाएगा। तुम माफ़ी के लायक नहीं हो किशन, तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। तभी रामू बोला, नहीं मुखिया जी, इसे पुलिस के हवाले मत कीजिए। यह मेरा दोस्त है। मैं मानता हूँ कि इसने गलती की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे माफ़ करता हूँ। और रही बात मेरे घर को जलाने की, तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही वहाँ पर फिर से एक नया घर बना लूँगा और अपनी माँ की कोठरी को वापस बना लूँगा। और इस तरह रामू ने किशन को माफ़ कर दिया। रामू ने अपने लिए पहले से भी ज़्यादा बड़ा घर बना लिया और जहाँ पर उसकी माँ की कोठरी थी वहाँ पर फिर से कोठरी बना दी और फिर बाद में किशन को अपने यहाँ काम पर रख लिया। इस तरह गरीब समोसे वाले ने अपने दोस्त को माफ़ किया और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारी। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी कहानी अगर ज़रा सा भी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।